हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रति क्लासेस 4169 में। आज फिजिक्स क्लास 10th में कुछ नियम है, उन नियम को देखिए। इस नियम है इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है और लगभग हर साल पूछता है एक या दो नियम, तो इसलिए आपको एक वीडियो, छोटी वीडियो जो नियम के लिए बनाए हैं। इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और मैक्सवेल का पेंच संबंधी नियम, दक्षिणावर्ती पेंच संबंधी नियम, तो ये सब आज इसको देखिए। थ्योरी का क्लास है तो पहले शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम में देखिए लिखा है, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाले दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तब यदि अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा और मध्यमा विद्युत धारा I की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। मतलब ये है कि हमारा ये बायां हाथ, इस बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ऐसे ये इसके लंबवत है, देखिए ये वाली उंगली जो है इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत। इस तरीके हम फैलाएंगे कि आपस में तीनों लंबवत हों। जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, वो तीनों आपस में लंबवत होते हैं, उस तरीके से ये इसके लंबवत है तीनों। ये वाली जो मध्यमा उंगली है इस तरीके से। तो इसमें कह रहा है कि अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी, यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की बी, मतलब ये जो अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा बताएगी और मध्यमा आई, तो ये वाली आई की दिशा मतलब धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है और ये आई की दिशा बताएगा। तो अंगूठा जो होगा यह बल की दिशा बताएगा। मतलब ये बी है, ये आई है, तो ये एफ है। ध्यान से समझिए, अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, मध्यमा धारा की दिशा बताए, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा, इस पर लगने वाला बल की दिशा बताएगा। ये क्षेत्र बी, धारा आई और ये बल एफ, इस तरीके से फ्लेमिंग ने बताया था। और इस पर विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र वगैरह बहुत सी आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो काम करते हैं। तो ये तो हो गया आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसी तरीके है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यह प्रेरित विद्युत धारा पर है। लिखा है, प्रेरित विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम दिया। दाएं हाथ के अंगूठा, इसका उपयोग करना है। दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। तब तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाता है, तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। मतलब इस तरीके इसको फैलाना है तीनों को दाएं हाथ में। तो तर्जनी है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा और अंगूठा चालक की गति की दिशा बताएगा। तो जो मध्यमा अंगुली है, ये वाली जो बीच वाली अंगुली इस तरीके फैलाएंगे, जो बीच वाली अंगुली है ये प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। तो इस तरीके दाएं हाथ का उपयोग जब करेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक पर गति की दिशा, तो जो ये अंगुली है मध्यमा, ये आपको दिखाएगी प्रेरित धारा की दिशा। तो प्रेरित धारा की दिशा ये दिखाएगी कब, जब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा और ये चालक पर गति की दिशा को दिखाएगा। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है और ये प्रेरित धारा से संबंधित है। तो ये हो गया हमारा दो नियम। तीसरा नियम है मैक्सवेल के पेंच संबंधी, दक्षिणावर्ती पेंच संबंधी नियम आता है, मैक्सवेल का पेंच संबंधी नियम। तो इसमें देखिए लिखा है कि यदि हम किसी पेंचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले, जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। इसे समझ लीजिए, ये अगर ये एक पेचकस है, अब यहाँ पर हमको पेंच लगी हुई है और ऐसे पेंच में फंसा के इसको हमको ऐसे कसना है। तो हम ऐसे घुमाएंगे, अंगूठे दाएं हाथ में पकड़ेंगे, ऐसे घुमाएंगे हम। तो जो इसकी नोक है, ये वाली जो नोक है वो धारा के बहने की दिशा में चलेगी। मतलब यह नोक है जो वो धारा की ऐसे घूम रहेगी, धारा के बहने की दिशा में नोक, धारा के बहने की दिशा में, मतलब ये आगे जा रही है, धारा के बहने की दिशा में से इसको घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा, तो ये धारा के बहने की दिशा में जाएगा। और जो हमारा अंगूठा घूम रहा है, अंगूठा चुंबकीय बल रेखाओं, तो अंगूठा ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है अंगूठा, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बताता है। ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे घूमती हैं, तो अंगूठा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में चलता है और इसकी जो नोक है वो धारा के बहने की दिशा को बताती है। मैक्सवेल ने बताया कि अगर हम इस पेचकस को ऐसे आपको
घुमाएं दाएं हाथ से पकड़कर, तो जो इसकी नोक है ये धारा के बहने की दिशा में अगर चलेगा, धारा की बहने की दिशा को बताएगा, दर्शाएगा, तो अंगूठा जो है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में घूमेगा अंगूठा, इस तरीके से। तो ये हमारा 3 नियम है, तो इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे। अगला जो टॉपिक है वो है बायो सेवर्ट का नियम। ये थियरी का क्लास पूरा था अभी तक। एक डेरिवेशन, थोड़ा छोटा सा डेरिवेशन है बायो सेवर्ट का नियम। अगला जो टॉपिक है वो है बायो सेवर्ट का बायो सेवर्ट का एक नियम है इसी पर आधारित। देखिए, बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार कोई एक चालक है, तार है कोई, इस तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है। बायो सेवर्ट के अनुसार एक कोई चालक तार है या चालक है, उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस बात पर निर्भर करती है? इन्होंने बताया कि अगर हम छोटा सा एक खंड लें, डेल्टा एल, इस लंबाई, तार के लंबाई का छोटा सा पार्ट लें, और यहाँ से आर दूरी पर जो पी बिंदु है, यहाँ पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को हमको देखना है, तो चुंबकीय क्षेत्र जिन जिन बातों पर निर्भर करेगा वो कौन कौन सी बातें हैं। पहली चीज ये है कि अगर हम छोटा सा अल्पांश ले रहे हैं और यहाँ से आर दूरी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र देखना है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बी है इस अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली चीज, यहाँ पर अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र देखना है तो चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, यह चुंबकीय क्षेत्र धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी ज्यादा धारा बहेगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई होगा। फिर यह जो चुंबकीय क्षेत्र है, यह जो कोण बन रहा है उस कोण से संबंधित साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र जो दूरी है, अल्पांश से दूरी है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह, अगर कोई चालक तार है, उस चालक तार में धारा बह रही है कितना आई, उस चालक तार का अगर छोटा सा अल्पांश लें, उस अल्पांश से हम किसी बिंदु पर जो आर दूरी पर है थीटा कोण बनाते हुए इस चालक तार से वहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमको देखना है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र 4 बातों पर निर्भर करता है बायो सेवर्ट के अनुसार। वह चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह अल्पांश के अनुक्रमानुपाती, धारा के अनुक्रमानुपाती, थीटा जो बनाएगा कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, और उसकी दूरी, अल्पांश से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और अगर इनको चारों को साथ में लिखा जाए तो इन चारों को साथ में इस तरीके लिखा जाएगा, B बराबर B प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। B प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो B, ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो बराबर लिखेंगे, एक नियतांक लिखना पड़ता है, और नियतांक लिखे म्यू 0/4 पाई, लिखेंगे आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और ये जो म्यू 0 है इसे कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। माध्यम जब बदलता है तो ये चुंबकशीलता अलग अलग होती है। निर्वात के लिए अप्लाई करते हैं, माध्यम के लिए म्यू 0, इसको म्यू पढ़ते हैं, इसको म्यू 0, म्यू m ऐसे माध्यम के लिए यूज करते हैं। ये इसका मान होता है 10 की घात
-7, 10 की घात फिर μ0/4 पाई 10 की घात -7 के आसपास इसका मान होता है μ0 का 10 की घात -7। तो ये है निर्वात की चुंबकशीलता और μ0/4 पाई का मान है 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये है इस तरीके का बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट के अनुसार फिर समझिए कोई चालक तार, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार का छोटा सा अल्पांश लें डेल्टा L, इस अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P लें जो थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है। तो उस P पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह अल्पांश के अनुपाती, धारा के अनुपाती, साइन थीटा के अनुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार होता है। इनको साथ में लिखेंगे प्रोपोर्शनल करके, यहाँ ऐसे आएगा। फिर अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बराबर लिखेंगे, एक नियतांक लिखना पड़ता है। और ये μ0 जो है 4 पाई मतलब समझते ही हैं कि 4 पाई का मान होता है 22/7। μ0 निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, इसको म्यू पढ़ते हैं, इसका मान ये होता है। और ये μ0 क्या है, इसको आगे इंटर में आप जानेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। निर्वात की चुंबकशीलता जैसे चालक को आप कहाँ रखे हैं, निर्वात में रख रहे हैं, पानी में रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, उस हिसाब से μ0 का मान आपको निर्धारित करना पड़ता है। तो वो आपके आगे जब क्लासेस जाएंगे तो वो और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ इतना आप लिख देंगे। बायो-सेवर्ट में आपको थोड़ा सा थियरी में लिखना पड़ेगा कि ये डेल्टा एल के अनुपाती, तो फिर नीचे लिखेंगे, फिर आई के, फिर साइन थीटा, फिर इस तरीके से बना देंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क मिल जाएगा। तो ये बायो-सेवर्ट का नियम है। और फ्लेमिंग का आपने देख ही लिया है। और एक दो टॉपिक और बचा होगा इस चैप्टर में, खत्म हो जाएगा तो पूरा फिजिक्स आपका खत्म हो जाएगा। एक फ्यूज का थियरी का चैप्टर है, विद्युत फ्यूज कैसे काम आता है, वो छोटा सा 1-2 मिनट का काम है बताना आपको। तो 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं जिसको बता के चैप्टर खत्म करते हैं। और उसके बाद फिर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। पहले जो आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी आता है, उस 20 नंबर में लगभग 7 नंबर फिजिक्स के आते हैं। जो शुरू में OMR शीट पे भरना रहता है, गोल करना रहता है, उसमें 7 नंबर फिजिक्स के आते हैं। तो वो हम टोटल आपका तैयार करा देंगे, उसमें 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो जैसे ये खत्म होता है फिजिक्स पूरा चैप्टर, तो वैसे ही वो बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार कराएंगे। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल अंक के प्रश्न तैयार कराएंगे। और फिर थियरी तो आपने पढ़ा ही है, फिर उसके बाद पेपर आपको देना शुरू करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिजिक्स में, 100% मार्क आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।